हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल तिवारी एंड आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। और इसी के बारे में डिस्कस होगा। साथ ही हम लोगों ने लिक्विड के बारे में भी कुछ जानना है। इसके पहले मैंने आपको मिक्सचर के बारे में बताया, सॉल्यूशन के बारे में बताया, सस्पेंशन के बारे में बताया एंड कोलाइड्स के बारे में बताया। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ है, नीचे लिंक भी है, प्लेलिस्ट है, आप उसमें ये जाकर देख सकते हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज में हम लोग जो सीखने वाले हैं कि वो अगर दो सॉलिड है या दो लिक्विड है तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है उसको सेपरेट करने का, कैसे सॉल्वेंट के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारा प्रोसेस होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। तो उन सभी सेपरेशन के मेथड को सीखेंगे कि कैसे किसी चीज़ को अलग किया जा सकता है। जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दो सॉलिड पार्ट से, कि दो सॉलिड अगर एक दूसरे में मिक्स हो जाएं तो उसको कैसे आप अलग करोगे। तो फर्स्ट प्रोसेस जो मैंने स्टार्ट किया है वो सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट। मींस आप ऐसे सॉल्वेंट को लेते आओ जिसमें कि एक कोई कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाए और दूसरा कंपोनेंट वैसा का वैसा रह जाए। तो इसके लिए सुटेबल सॉल्वेंट लाना पड़ेगा। वैसे सॉल्वेंट को देखना होगा जो कि आराम से डिसॉल्व कर सकता है किसी भी चीज़ को। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, तो इसके बारे में मैंने लिखा भी है। इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर लिक्विड आइदर वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। वाटर में भी हो सकता है, किसी अदर सॉल्वेंट में भी हो सकता है बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। हो सकता है वो बेंजीन में सॉल्यूबल हो, अल्कोहल में सॉल्यूबल हो, ईथर में सॉल्यूबल हो। तो सॉल्यूबल किसी में भी हो सकता है, सॉल्वेंट किसी भी तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कंपोनेंट पे। तो आप ऐसे चीज़ों को अलग करना है तो कोई एक सॉल्वेंट ज़रूरी होता है एंड द अदर कंपोनेंट विच डज नॉट डिजॉल्व इज सेपरेटेड एज रेसिड्यू बाय फिल्ट्रेशन। अब दूसरा जो कंपोनेंट जो कि डिजॉल्व नहीं होगा वो रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाएगा और उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग अलग कर लेते हैं। सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस शुगर, ये ये एक दूसरे में मिले हुए हैं। साथ में सैंड पार्टिकल्स, ये तीनों पार्टिकल्स एक दूसरे में मिले हुए हैं। इसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। सॉल्ट शुगर को अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर अगर सैंड एंड सॉल्ट हो या शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सैंड हो, तो इसको अलग करना बहुत ही आसान है। सैंड एंड शुगर को अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर अगर दो कंपोनेंट है तो वो आसानी से डिज़ोल्व होगा। एक जो डिज़ोल्व हो जाएगा, जैसे कि वाटर में आप डिज़ोल्व करते हो तो सॉल्ट डिज़ोल्व होगा, और सैंड डिज़ोल्व नहीं होगा तो सैंड रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाएगा और सॉल्ट डिज़ोल्व होकर अलग हो जाएगा। उसी तरह अगर शुगर के साथ देखें तो शुगर डिज़ोल्व होगा, सैंड रेसिड्यू के फॉर्म में बचेगा। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट अगर लोगे तो आपको आसानी से अलग कर सकते हो। अब किसी का सोचना ये भी होगा कि अगर किसी का सोचना ये भी है कि ओके ठीक है, शुगर आराम से डिज़ोल्व हो गया, वाटर में शुगर डिज़ोल्व हो रहा है, और सॉल्ट जो है, एक्चुअली सैंड जो है वो नीचे सैंड पार्टिकल्स मिल जाएगा जो कि फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे शुगर या सॉल्ट की बात करें तो शुगर जो है वो वाटर के साथ चला गया, तो शुगर कैसे सेपरेट होगा। तो शुगर को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड होता है जिसका नाम क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो वो क्रिस्टलाइजेशन करेंगे जिसमें वाटर जो होगा वाटर वेपर बन निकल जाएगा और शुगर जो है क्रिस्टल के फॉर्म में हम लोग को मिल जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी ऐसा ही होगा कि अगर सॉल्ट है प्लस वाटर है तो इसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं या क्रिस्टलाइजेशन भी अप्लाई हो सकता है, जिसमें वाटर जो है वाटर वेपर बन के निकल जाएगा और सॉल्ट जो है वो आपको क्रिस्टल के फॉर्म में दिखेगा।
तो इसको इवेपोरेशन भी बोला जाता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, मिक्सचर ऑफ अ शुगर एंड अ सैंड इज टेकन इन अ बीकर ऑफ एंड वाटर इज एडेड टू इट। एक बीकर है, सपोज करो ये एक बीकर है और उसमें सैंड एंड शुगर दोनों डाला गया है, सैंड प्लस शुगर ये दोनों डाला गया है। तो जब इसमें और इसमें वाटर पुट किया गया, वाटर जैसे ही पुट करते हैं तो कुछ देर के बाद ये जो शुगर है ये डिज़ोल्व होता है, जबकि ये जो सैंड पार्टिकल्स है ये अनडिज़ोल्व रहता है। तो ये पार्टिकल्स रेसिड्यू के फॉर्म में बच गया, ये रेसिड्यू के फॉर्म में निकल जाता है, जबकि ये पार्ट सॉल्यूबल हो जाता है और सॉल्यूबल के साथ सॉल्वेंट के साथ ये अलग हो जाता है। ये सॉल्यूबल है, दैट्स वाई ये सॉल्वेंट के साथ ये निकल जाएगा। सॉल्वेंट यहाँ पे अगर हम वाटर ले रहे हैं तो वाटर प्लस शुगर ये अलग हो जाएगा, जबकि सैंड अलग होगा। हम लोग का यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो दो सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने की है, सैंड एंड शुगर को अलग करना था, जो कि हो चुका है। हाँ, भले ही शुगर जो है वाटर के साथ कंबाइन हो गया, बट यहाँ पर दो सॉलिड पार्ट एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब नोट्स में देखो क्या है, आप नोट करके लिख सकते हो कि डिजॉल्व सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू उसको अलग कर सकते हैं, वेयर सॉल्वेंट इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड सॉल्यूट। अगर आप इसका इवेपोरेशन करोगे, सपोज करो कि यही ऊपर वाला सॉल्यूशन ये शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन है, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, तो इसका इवेपोरेशन किया जाएगा। इवेपोरेशन के थ्रू ये क्या होगा, इवेपोरेट होके वाटर जो होगा वाटर वेपर बन के निकल जाएगा, वो वाटर वेपर बन जाएगा, और जो शुगर पार्टिकल्स होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में आपको यहाँ पे बॉटम पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो दो सॉलिड पार्टिकल्स को। इसके अलावा कुछ और भी प्रोसेस हैं, जैसे दूसरा प्रोसेस है बाय ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, दो सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। जैसे कि देखो, जैसा कि हम देख सकते हैं, मैंने लिखा है दिस मेथड इज यूज्ड only one of the components is much heavier। एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो, एंड द अदर कंपोनेंट इज मच लाइटर देन वाटर। और दूसरा कंपोनेंट जो हो वाटर से इतना ज़्यादा हल्का हो कि वो वाटर पे आराम से तैर सके। तो इसका मतलब ये है कि एक का जो डेंसिटी होना चाहिए वो वाटर के डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और एक का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होना चाहिए, क्योंकि वो वाटर पे फ्लोट कर पाए। जैसा कि एक इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज में आप ये वाटर में सॉ एंड सैंड पार्टिकल्स को अलग किया है। ये सॉ एंड सैंड ये दो सॉलिड पार्टिकल्स थे। तो सॉ जो है वो लाइटर, सॉ जो है वो एक्चुअली लाइटर कंपोनेंट है, जबकि सैंड जो है वो हैवियर है, हैवी। तो ये हैवी सब्सटेंस होता है, ये वाटर में आराम से नीचे जाकर जमा हो जाता है। दैट्स वाई ये क्या होता है, देखो जैसा कि देख रहे हो सैंड पार्टिकल्स आपको नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि सॉ पार्टिकल्स जो होता है आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए है कि सॉ जो है एकदम लाइटर है, जो वाटर में डूबता नहीं है, वाटर पे ऊपर फ्लोट करता है, जबकि सैंड पार्टिकल्स थोड़ा हैवी होता है, जो कि आपको नीचे में दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशन, इसमें ग्रेविटेशन इसका नाम क्यों पड़ा ये भी जान लो, क्योंकि ग्रेविटी के वजह से ही ये हैवी पार्टिकल्स नीचे चला गया।
अगर ग्रेविटी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, जो हैवी होता है, जिसका मास ज़्यादा होता है, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा लगता है। तो अगर सैंड पार्टिकल्स हैवी है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा होगा और वो तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा, जबकि जितना भी लाइटर वेट होगा उतना कम ग्रेविटेशन लगेगा और वो नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बात है, तो इसी वजह से इसको ग्रेविटेशन बोला गया। ओके, यहाँ पे डेंसिटी भी देखा जाता है। वाटर का डेंसिटी से सैंड पार्टिकल्स का डेंसिटी हैवी है, इसलिए सैंड पार्टिकल्स ही नीचे बॉटम पर जाएगा, सॉफ्ट पार्टिकल्स ऊपर तैरेगा। एक और मेथड है सेपरेशन बाय मैग्नेट, के बारे में हम लोग देखना है। तो अगर मैग्नेट के बारे में हम लोग बात करें, इफ अ मैग्नेट कंटेन्स आयरन, अगर ये आयरन के फॉर्म में है तो इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। इसको मैग्नेट के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट। अब देखो कि मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए आपको ये जरूरी होना चाहिए कि एक कंपोनेंट, कम से कम वन कंपोनेंट जो होना चाहिए, वन कंपोनेंट जरूर मैग्नेटिक होना चाहिए। ओके, अगर वो मैग्नेटिक नहीं होता है तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि अगर मैग्नेटिक नहीं होगा तो वो मैग्नेट में चिपकेगा नहीं, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और इस वजह से वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो कम से कम एक कंपोनेंट यहाँ पे मैग्नेटिक होना चाहिए और इसमें दो जो कंपोनेंट होते हैं उसमें एक मैग्नेटिक होगा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, दूसरा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसमें जैसे कि आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर को अलग किया जा रहा है, तो आयरन जो है वो एक्चुअली में मैग्नेटिक नेचर का होता है और मैग्नेटिक नेचर का होने की वजह से ये आसानी से मैग्नेट सेपरेशन से अलग हो सकता है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एक तरफ में सल्फर पाउडर है जो कि सॉलिड स्टेट में है और दूसरे तरफ में आयरन फिलिंग है, ये आयरन फिलिंग्स है। जब इस दोनों को मिलाया गया, किसी कंटेनर में रखा गया, तो हम लोग देख सकते हैं मिक्सचर्स ऑफ सल्फर पाउडर एंड आयरन फिल्म के मिक्सचर को जब मिलाया गया तो आप देख रहे हो कि मैग्नेट जब यहाँ पे आया तो मैग्नेट में बहुत सारा आयरन फिलिंग चिपक गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आयरन फिलिंग मैग्नेट पर लगा हुआ है। मैग्नेट एक्चुअली आयरन को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, आयरन मैग्नेटिक नेचर का है, दैट्स वाई आयरन यहाँ मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आयरन इसमें चिपक जा रहा है, जबकि सल्फर पाउडर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई सल्फर यहाँ पर जमा हो रहता है। और इस तरह से आप किसी दो सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं अगर कोई एक कंपोनेंट मैग्नेटिक नेचर का है। वैसे फेरस के अलावा कोबाल्ट एंड निकेल ये सब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के होते हैं। अगर ये सबको भी अगर सेपरेट करना है कहीं पर से तो आप वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। खास करके बहुत सारे इंडस्ट्री में मैग्नेट का यूज़ किया जाता है आयरन वगैरह को उठाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा मेथड है जिसके वजह से सिर्फ आयरन ही अट्रैक्ट होगा। यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है बस वही अट्रैक्ट होगा, बाकी जो इम्प्योरिटीज़ होंगे या जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होंगे वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से हम लोग एक और मेथड जान गए जिसके वजह से हम लोग दो सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे एक और मेथड की जिसका नाम है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, पहले उस प्रोसेस को जानते हैं। सब्लिमेशन क्या है उसके बारे में मैंने लिखा है, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग।
अगर हीट करने से डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, और अगर वेपर स्टेट को फिर से कूल करें तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाए तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। वो प्रोसेस जो है वो सब्लिमेशन है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल की, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कैम्फर। कैम्फर जो होता है, जिसको कपूर भी बोलते हैं, ये अगर आप इसको बर्न करते हो, जलाते हो, तो ये डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस को कूल करोगे तो वो वापस से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। वैसे इसके तो और भी एग्जांपल हैं। नेप्थिलीन बॉल भी इसके एक अच्छे एग्जांपल हैं। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड भी इसका एक एग्जांपल है। और यहाँ पर देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने अमोनियम क्लोराइड को ही अलग किया है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट लगभग एक जैसा दिखने में लगता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। सब्लिमेशन में क्या करते हैं कि एक चाइना डिश लिया जाता है, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा कि एक चाइना डिश लिया गया है, जिसको चाइना डिश बोल रहे हैं। ये चाइना डिश है और इसी पर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को दोनों को डाल दिया गया है। अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl प्लस NaCl, इस दोनों के मिक्सचर को इसमें डाला गया है और इसको क्या किया गया है, नीचे से हीट दिया जा रहा है। जब नीचे से हीट दिया जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड हीट के साथ साथ वो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जब हम इस गैसियस स्टेट को यहाँ पे कॉटन प्लग से ब्लॉक कर देते हैं, इसके वेपर्स को बाहर नहीं निकलने देते हैं, और ये इन्वर्टेड ट्यूब थोड़ा लंबा होता है, तो यहाँ पर ये हल्का कूल होना शुरू होता है। और कूल होते होते यहाँ पर, जहाँ पर वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जहाँ पे ज़्यादा कलेक्ट होता है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड सॉलिड वापस से ठंडा होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये पहले सॉलिड से वेपर स्टेट में गया, वेपर से फिर से सॉलिड स्टेट में गया, तो ये सब्लिमेशन है। तो इस तरह से हम लोग अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट में। और कॉमन सॉल्ट पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगा तभी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदला और गैसियस स्टेट से वापस से सॉलिड स्टेट में बदल गया। तो यही प्रोसेस सब्लिमेशन है, और सब्लिमेशन के थ्रू हम लोगों ने NH4Cl और NaCl को अलग कर लिया। NaCl कॉमन सॉल्ट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो कितना आसान है, देखा ना आपने कि कैसे आप किसी दो सॉलिड को आपस में से अलग कर सकते हो। इसके अलावा अब हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक और बता दूं मैकेनिकल पिकिंग के बारे में, जिसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कभी कभी दो सॉलिड पार्टिकल्स को, जैसे कि घर में भी देखा होगा आपने कि अगर दो सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कि हम लोग के राइस में अगर कुछ स्टोन वगैरह है, छोटा सा कंकड़ वगैरह है, तो इसको हैंड पिकिंग से भी अलग कर सकते हैं। हैंड पिकिंग या मैकेनिकल पिकिंग इसके लिए अवेलेबल होता है। तो इससे भी दो सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, हाथ से चुनकर भी अलग कर सकते हैं। घर में देखा होगा, अगर चावल वगैरह है उसमें कंकड़ अगर रहता है तो उसको पहले चुना जाता है, जिससे कि वो कंकड़ अलग कर दिया जाता है, तो वो हैंड पिकिंग है। इसके अलावा मैकेनिकल पिकिंग भी हो सकता है। अब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड की, कि कैसे सॉलिड और लिक्विड को अलग किया जा सकता है, तो उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस है सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू किसी को अलग कर सकते हैं। तो एक सॉलिड है और एक लिक्विड है,
तो इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे कि देख रहे हो, तो फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड। अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब देखो, फिल्ट्रेशन के थ्रू आप वैसे ही चीज़ को अलग कर सकते हो कि एक लिक्विड स्टेट में कोई भी है, लिक्विड स्टेट में कुछ भी हो, और सॉलिड स्टेट में भी कुछ भी हो, लेकिन सॉलिड वाला जो है लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, डिजॉल्व अनडिजॉल्व रहना चाहिए। अगर ये अनडिजॉल्व रहेगा तभी फिल्ट्रेशन काम आएगा, अगर डिजॉल्व हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन काम नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग वाटर एंड चॉक का सेपरेशन कर सकते हैं। इसका सेपरेशन हो सकता है क्योंकि चॉक जो है डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर प्लस शुगर का बात करें तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा। रीज़न क्या है कि वाटर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, ये सॉल्युबल है। जो इनसॉल्युबल होता है उसी के बारे में हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू सोच सकते हैं, और जो सॉल्युबल होता है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। जैसा कि आप देख रहे हो इमेज में कि एक वाटर है और इस वाटर में चॉक का कुछ पार्टिकल्स डाला जाता है। ये चॉक पार्टिकल्स है जो इसमें डाला गया। जब आप देख रहे हो तो चॉक पार्टिकल्स आपको ऐसा दिख रहा है, ये चॉक पार्टिकल्स आपको ऐसा दिख रहा है। और फिर अगर आपको कुछ देर तक उसको छोड़ देते हैं तो चॉक पार्टिकल्स बॉटम पर आकर इकट्ठा हो जाता है। इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग अलग कर सकते हैं। अगर इसको फिल्टर किया जाए, इसको एक फिल्टर पेपर के थ्रू, इसमें अगर फिल्टर पेपर डाल दिया जाए और उसके थ्रू इसको सेपरेट किया जाए तो आसानी से आपको वाटर, प्योर वाटर अलग हो जाएगा और जितने भी चॉक पार्टिकल्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। चॉक पार्टिकल्स आपको सेपरेट मिल जाएंगे और वाटर जो है ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक सॉलिड एंड एक लिक्विड को अलग कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो रहा होगा या सेंटर की तरफ ही जा रहा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द suspended particles of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at a high speed in a centrifuge। अब क्या होता है इसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन में वैसे चीज़ों को अलग किया जाता है जिसमें कि आराम से वो घुलाओ, खास करके कोलाइडल सॉल्यूशन का, जिसमें कि एक पैडल होता है या फिर ऐसा बोल सकते हो एक मशीन जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को अलग कर सकते हो। इसमें किसी लिक्विड को जब डाला जाता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, उसमें वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सेंटर पे जमा हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर मशीन के थ्रू उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ही कारगर होता है क्रीम निकालने के लिए। क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से अगर क्रीम निकालने की बात की जाए तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से ही निकाला जाता है। पुराने ज़माने में भी जब इसी मेथड का यूज़ किया जाता था, भले ही उस समय मशीन यूज़ नहीं होते थे, लोग पनघट का यूज़ किया करते थे, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं जिससे डायरी का मिल्क भी होता है, डायरी वगैरह का जो मिल्क है वो सब भी, जो क्रीम निकाला जाता है उनसे भी, या फिर जितने भी क्रीम वगैरह के जो भी निकाला जाता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से ही निकाला जाता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड इन डायरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से ये तो आप समझ ही रहे होंगे। द मिल्क इज पुट इन क्लोज कंटेनर इन अ बिग सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन वैसा होता है जिसमें कि लिक्विड जो है वो चारों तरफ फैलेगा, लिक्विड चारों तरफ फैलेगा और इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, सॉलिड पार्टिकल सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। व्हेन द सेंट्रीफ्यूज मशीन इज स्विच्ड ऑन, जब इसको ऑन किया जाता है, द मिल्क इज रोटेटेड,
मिल्क पूरी तेजी से घूमता है। ड्यू टू दिस मिल्क सेपरेटेड इनटू क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क। ये स्किम्ड मिल्क होता है जिसमें कि क्रीम बिल्कुल भी नहीं है और वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ज़्यादा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दस क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इस तरह से मिल्क को सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाला जाता है। अब देखो क्या होता है, ये मशीन है वो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूज मशीन है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसके थ्रू इसी में वाट मिल्क को डाला जाता है। मिल्क को देखो, ये मिल्क इसके थ्रू जाता है, मिल्क यहाँ से जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू यहाँ पर बहुत तेज़ी से रोटेट करता है। यहाँ पे मिल्क अंदर में बहुत तेज़ी से रोटेट करता है और इसका जो क्रीम वाला पार्ट है वो इस तरफ से बाहर निकलना शुरू होता है। और ये एक्चुअली फैट वैट को कंट्रोल करने के लिए और कैसा है उस तरफ से ये क्रीम निकलता है, जबकि स्किम मिल्क जो होता है इस तरफ से वापस से बाहर आ जाता है। जबकि यहाँ पर फ्लो मेजरमेंट देखा जाता है कि कैसा क्रीम है। जो भी पार्ट्स आपको क्रीम का जो बैटर पार्ट्स है वो आगे जाता है, जबकि जो बैटर पार्ट नहीं है वो वापस से इसके थ्रू निकल जाता है और वापस से स्किम मिल्क के थ्रू निकल जाता है। अब ये क्या है, स्किम मिल्क यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन ये क्रीम वाला पार्ट, जो क्रीम का जो फाइन पार्टिकल्स है वो तो इस तरफ से निकल गया, लेकिन क्रीम का जो अच्छा पार्टिकल्स नहीं है वो इस मिल्क के साथ मिल जाता है, तो वो मिल्क स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क बन जाता है और वो ठीक ठाक दूध रहता है जिसको आप खा सकते हो। आजकल जो डेयरी से यूज़ होता है, डेयरीज़ का अगर आप मिल्क लाते हो, अगर पूछते हो डेयरीज में, तो वहाँ पे बहुत तरह का मिल्क आपको क्वालिटी मिलेगा। फुल क्रीम करके, हाफ क्रीम करके आपको ये मिलेगा। तो फुल क्रीम वो होता है जिसमें एकदम बिल्कुल भी क्रीम उसका नहीं निकाला गया है, और जिसका क्रीम निकाला गया उसको हाफ क्रीम बोलते हैं, और जिसका एकदम स्किम मिल्क आता है उसमें कुछ भी नहीं किया रहता है, वो नॉर्मल मिल्क रहता है। उसका सारा पार्ट्स जो अच्छा पार्ट्स होता है फैट वगैरह का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, वो सारे चीज़ को निकाल लिया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग वैसे चीज़ों को अलग कर सकते हैं जिसमें कि सॉलिड हो और एक लिक्विड हो। लेकिन सॉलिड इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो हम लोग पढ़े थे फिल्ट्रेशन, उसमें सॉलिड जो होता था वो अनडिजॉल्व होता था, लेकिन यहाँ पे सॉलिड डिजॉल्व भी अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजॉल्व होता था तो इसको इवेपोरेशन से निकाल सकते हैं, अनडिजॉल्व रहेगा तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हैं। कि जैसा कि मैंने लिखा है, इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में वैसे सॉलिड सब्सटेंस को निकाला जाएगा जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं। दिस यूज ऑफ process of evaporation for separating a mixture of based on the fact that liquid vaporize easily whereas solid do not vaporize easily। अब इसमें ये भी निश्चित किया जाता है कि जो लिक्विड है वो तेजी से इवेपोरेट हो जाए और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो इवेपोरेट होने में उनको टाइम लगे। मतलब कि जो लिक्विड होता है, जो सॉल्वेंट होता है, उसका जो इवेपोरेशन का रेट होगा वो बिल्कुल भी कम होगा, और सॉलिड का इवेपोरेशन का रेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो सॉलिड का होगा यहाँ पे हाई होना चाहिए और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। जैसा कि आप ये फिगर को देख रहे हो, ये फिगर में ये सॉल्ट को सेपरेट किया जा रहा है, सॉल्ट को निकाला जा रहा है। ये सॉल्ट कहाँ से निकालता है? सॉल्ट फ्रॉम सी। सी से, समुद्र से ये सॉल्ट को निकाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो ये सॉल्ट का ढेरी है। ये कैसे होता है? तो सी के किनारे एक छोटा छोटा गड्ढा खोदा जाता है। छोटा छोटा गड्ढा में जब ये सी का वेव आता है तो इस गड्ढे में पानी भर दिया जाता है।
इस गड्ढे में जब पानी भरा जाता है तो उस सी के वेव को रोका जाता है और फिर सन के थ्रू, सनलाइट के थ्रू, ये सनलाइट जब इन सभी वाटर मॉलिक्यूल्स पे पड़ता है तो उस सी वाटर में एक्चुअली बहुत सारा सॉल्ट घुला हुआ है। तो ये क्या होता है, जब सनलाइट इन वाटर मॉलिक्यूल्स पे पड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होकर निकल जाते हैं, जबकि सॉल्ट पार्टिकल्स नीचे जमा होता है और वही सॉल्ट पार्टिकल्स ऑलमोस्ट 95% तक सॉल्ट हम लोग को सी वाटर से ही निकाला जाता है। तो सी से ही हम लोग सॉल्ट निकालते हैं 95% तक। वर्ल्ड में पर डे हजारों लाखों करोड़ों लोग सॉल्ट का यूज़ करते हैं और लगभग 95% तक सॉल्ट जो है सी वाटर से निकाला जाता है। और ये मेथड सबसे आसान है और ये नेचर से हो जाता है, इसमें कोई भी हम लोगों को पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि सनलाइट के थ्रू इवेपोरेशन हो जाता है, वहाँ पे हीट देने का ज़रूरत नहीं है और वो सॉल्ट को निकाल कर प्यूरिफिकेशन किया जाता है और हम लोग उसी सॉल्ट को यूज़ करते हैं। तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस है। अगर शुगर भी सॉल्यूशन भी हुआ है तो इवेपोरेट करके आप वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं और शुगर को क्रिस्टल के फॉर्म में ला सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है, फोर्थ मेथड, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। अब ये समझना होगा कि डिस्टिलेशन क्या है और ये कैसे होता है। तो इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट as well as water from a salt water mixture to process of distillation is used। डिस्टिलेशन का भी यूज़ होता है कहाँ पर, अगर सॉल्ट वाटर मिक्सचर है तो उस समय डिस्टिलेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिलेशन क्या है उसके बारे में मैं बता दूं। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। डिस्टिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब देखो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक ट्यूब लिया जाता है, ठीक है, इसका माउथ थोड़ा लंबा होना चाहिए और वो एक्चुअली ऐसे कंटेनर में रखा जाता है और ये कंटेनर के माउथ को बंद कर दिया जाता है जिससे इसका वेपर ना निकल पाए। और ये इस तरफ में एक कूलेंट, एक पाइप लगाया जाता है जो कूलेंट का काम करता है। अब इसमें मान लो शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन है या कोई भी चीज़ है या वाटर ही है और वाटर के साथ सॉल्ट है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ से हीट दिया जाता है और हीट देने के बाद क्या होता है, वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। वाटर इवेपोरेट होकर इसके थ्रू आता है और यहाँ पर इसको कूल किया जाता है, इसको कूल किया जाता है। तो ये वाटर जो है वेपर के फॉर्म में आया, वेपर से यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है ये वेपर फॉर्म है और वेपर फॉर्म से जब इस थ्रू इसके थ्रू गया तो इसको यहाँ पर कूल किया जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होके वापस से वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बना और वापस से फिर से यहाँ पे आकर क्या बन गया, लिक्विड ही बन गया। तो वो लिक्विड से पहले गैसियस स्टेट में गया, गैसियस से ठंडा होकर फिर से लिक्विड स्टेट में गया। तो यही प्रोसेस डिस्टिलेशन कहलाता है। डिस्टिल वाटर का नाम सुना होगा आपने। तो डिस्टिल वाटर जो कि खास करके बैटरीज वगैरह में भी डाला जाता है तो उसको इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही बनाया जाता है और आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये एक और तरीका था जिससे कि आप सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पार्टिकल्स है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, the process of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystal is called crystallization। crystallization क्या है कि अगर आप कोई हॉट चीज़ है उसको ठंडा करते हैं, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो उससे एक आपको क्रिस्टल का फॉर्म मिलेगा। जैसे कि शुगर को आप देख लो, शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है किसी वाटर में, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में थोड़े से वाटर में शुगर बहुत ज़्यादा घुलाया हुआ है, ओके, वो इतना ज़्यादा घुलाया गया है कि उससे अब शुगर ज़्यादा निकल नहीं सकता। तो जब आप इसको
ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर शुगर एंड वाटर का, शुगर प्लस वाटर का, और अगर जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, बट शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिलता है। तो शुगर जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। तो इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इससे लिक्विड और सॉलिड अलग होता है। लिक्विड जो है इवेपोरेट होकर वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड जो है इवेपोरेट होकर निकल जाता है, जबकि सॉलिड जो है क्रिस्टल के फॉर्म में वहीं पर जमा रहता है। तो इस तरह से भी आप किसी चीज़ को अलग कर सकते हैं। ये 5वां मेथड था। जबकि एक और मेथड है जिससे सॉलिड एंड लिक्विड को अलग कर सकते हैं, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी 6th एंड लास्ट मेथड है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। तो क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर डिजॉल्व्ड सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप दो डिजॉल्व सॉलिड को आप अलग कर सकते हो। किसी लिक्विड में दो सॉलिड अगर डिजॉल्व है, सपोज करो कि एक लिक्विड है जिसमें कि दो रेड कलर एंड ब्लू कलर दोनों डिजॉल्व है, दोनों सॉलिड फॉर्म में था और दोनों डिजॉल्व है, तो आप कैसे अलग कर सकते हो? तो आप क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसको अलग कर सकते हो। देयर आर मैनी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, बट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ही हम लोग ये सबसे आसान तरीका है क्रोमेटोग्राफी का। वैसे तो बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस हैं, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे आसान है। जैसा कि देख रहे हो कि एक लिक्विड गया है जिसमें कि 3 से 4 सॉलिड या 5 सॉलिड को घुलाया गया है, तो उसको पेपर के थ्रू कैसे अलग किया गया? ये पेपर लिया गया और उस पेपर को इस लिक्विड के थ्रू टांग दिया गया। तो ये लिक्विड धीरे धीरे ये पेपर एब्जॉर्ब करता है और उसमें जो भी कलर होते हैं वो कलर इसके ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि इस कलर को यहाँ पे दिखाया गया है कि जो 20 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, वहाँ तक रेड कलर को आपको आया है, जबकि 6 सेंटीमीटर पे आपको पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, फिर 8 सेंटीमीटर पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, और फिर और भी 10 सेंटीमीटर या उसके आगे कि अगर कोई और कलर घुला हुआ रहता तो हो सकता है वो भी कलर आपको दिखता। तो ये इस प्रोसेस होता है कि ये पेपर को कुछ पार्ट, पेपर का थोड़ा सा पार्ट लिक्विड के अंदर डुबाया रहता है और उसको एक किसी के थ्रू टांग दिया जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इसको होल्ड करके इसको लटकाया जाता है। और जब ये लटकता है तो ये सॉल्वेंट फ्रंट होता है और ये सॉल्वेंट के थ्रू क्या करता है? सॉल्वेंट इसको एब्जॉर्ब करता है और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आ जाते हैं। तो जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो कम एब्जॉर्ब होता है वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसी तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी किया जाता है। अब क्रोमेटोग्राफी का कहाँ यूज़ है, तो अगर इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। कलर सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी 2-3 कलर 5 कलर एक साथ मिला हुआ है, तो उसको सेपरेट करने में क्रोमेटोग्राफी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी इज यूज इन द फॉरेंसिक साइंस टू डिटेक्ट द आइडेंटिटी ट्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द कंटेंट ऑफ ब्लैडर और स्टमक। हम लोग के पेट में कितना मात्रा में क्या सब्सटेंस है, उन सभी को नापने के लिए फोरेंसिक साइंस में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी का यूज़ छोटा अमाउंट में केमिकल रिएक्शन कराने में भी होता है। क्रोमेटोग्राफी यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए क्रोमेटोग्राफी का भी यूज़ किया जाता है, कैसा कलर। इसके अलावा फोटोग्राफी वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह निकालने में भी क्रोमेटोग्राफी का हल्का यूज़ होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।